गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूं आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया अज़्म, बहुत कुछ नया करने की जब आप ठान लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको एक नया मौका देता है जिसको आप नया दिन कहते हैं। तो आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने के लिए, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। एक हैप्पी मॉर्निंग अगर हो जाए ना तो पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है आपका, और हम ये चाहते हैं कि जी आपका हर दिन बहुत अच्छा गुजरे, खूबसूरत गुजरे और हर दिन हम अच्छी अच्छी बातें करें। तो आज की अच्छी बात है कि अखलाक वो चीज़ है जिसकी कीमत कुछ नहीं होती, मगर उससे हर चीज़ को ख़रीदा जा सकता है। अगर आपका अखलाक अच्छा है, अगर आपका बात करने का अंदाज़ अच्छा है, अगर आपका अंदाज़ गुफ्तगू अच्छा है, तो यकीन करें कि आप सामने वाले का जो है ना दिल मोह लेते हैं, आप सामने वाले को ख़रीद लेते हैं, आप सामने वाले को बता देते हैं कि भाई आपकी ग्रूमिंग, आपका ब्रॉटअप, आपकी स्कूलिंग कितनी अच्छी हुई है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब मुंह खोला जाता है तो पता चलता है जी कि दुकान सोने की है या कोयले की है। तो जब भी अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करें तो अपने जो अल्फाज हैं उनको खूबसूरती के साथ अदा करें, अपने अल्फाजों का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि जो अल्फाज होते हैं ना वो आपकी शख्सियत को बना भी देते हैं और आपकी शख्सियत को बिगाड़ भी देते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। 24 मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली बहाल हो गई। वजारत तवानाई के तर्जुमान ने दावा किया है कि पूरे मुल्क में बिजली बहाल कर दी गई है। इस वक्त मुल्क में कहीं ब्रेक डाउन नहीं है। वज़ीर आज़म ने ब्रेक डाउन की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर बराए तवानाई ने जिम्मेदारी के तयन के लिए कमेटी बना दी है, लेकिन अभी भी ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि लाहौर के कुछ इलाकों में लाइट नहीं है, कराची के कुछ इलाकों में बिजली नहीं है। सो अब बिजली क्यों नहीं है? अब क्या मसला है? क्या अभी तक मसला हल ही नहीं हुआ? कोई फ़नी ख़राबी मज़ीद पैदा हो गई है? इसे हम ये कहें कि जी चेक एंड बैलेंस नहीं है, या इसे हम ये कहें जी नाअहली है? क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम हमने नहीं देखा पाकिस्तान में। ये हमने गुज़श्ता 3 सालों से हर साल में एक रूटीन देखी कि हर साल में ऐसा ब्रेक डाउन आता ज़रूर है। 2023 में ये स्टार्ट में आ गया। अल्लाह करे जी पूरा साल हमें ऐसा ब्रेक डाउन देखने में ना मिले जिसमें पूरा मुल्क, हमने देखा कल के अंधेरे में डूबा हुआ था। रात को 12 बजे, कहीं रात को 2 बजे, कहीं सुबह 6 बजे लाइट आई। हमारे एरिया में शुक्र है कि कल दोपहर 2 बजे लाइट आ गई थी, जो कि अल्लाह की करम नवाजी की समझ से बाहर है कि इतनी जल्दी लाइट कैसे आई। लेकिन मैं खुद हैरान थी कि कल दोपहर 2 बजे मेरे घर लाइट आ चुकी हुई थी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल बाद नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मरकजी मुलजिम राव अनवार समेत तमाम मुलजिमान बरी हो गए हैं। फैसले के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफ़ी हैं, और प्रोग्राम में आज हम इस पर बात करेंगे। अच्छा, इस डिसीजन पर काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब शवाहिद ही नहीं थे तो फिर तहकीकात इतनी आगे बढ़ाने की, इतनी इन्वेस्टिगेशन करने की, इतनी तफ्तीश करने की क्या ज़रूरत थी? सो आज हम इस पर क्या अपडेट है वो जानेंगे। बदलते मौसम की बात करें तो मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। दीर में 4 इंच और लवारी टॉप टनल पर 1 फीट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी है। सर्दी की शिद्दत बरकरार है, बल्कि मैं कहूँ कि बढ़ चुकी है तो गलत नहीं होगा। नथिया गली में पारा -5 रिकॉर्ड किया गया है, और 2 साल बाद गोरख हिल, जिसे कहा जाता है सिंध का मरी, वहाँ पर बर्फ गिरी है। कोयटा में बर्फबारी हुई है। कराची में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। साथ ही साथ गैस गायब हो गई है, चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। और आज हम प्रोग्राम में गैस बहरान और लोगों की मुश्किलात पर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, और इसके अलावा बताएंगे जी कि मौसम जो है वो मज़ीद कितना सर्द हो सकता है। अच्छा, ये एक अलमिया है हमारे मुल्क में कि जब भी सर्दी बढ़ती है तो गैस गायब हो जाती है। जब भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो ये कहा जाता है जी कि पाइपलाइनों में गैस जम गई है, इसलिए गैस जो है उसकी फराहमी मुअत्तल हो गई है। अच्छा, जैसे एक अच्छी बात कर लिए मेरे साथ हुई कि 2 बजे मेरे घर लाइट आ चुकी हुई थी, लेकिन मेरे घर पूरा दिन गैस नहीं आती। मतलब लास्ट 2-3 वीक से हम लोग खाना बाहर से मंगवा रहे हैं, क्योंकि गैस का नामो निशान नहीं है। सुबह के वक्त आती है सिर्फ आधे घंटे के लिए, जिसमें आप बच्चों के फीडर बॉयल कर लें या पानी आप बॉयल कर लें। इसके अलावा घर में गैस नहीं होती। कहा जाता है जी कुछ लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरों की गैस खींच लेते हैं। सो आज हम प्रोग्राम में इसमें डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफे का ऐलान कर दिया है। आइंदा 2 माह के लिए जो शरह है वो 17% मुकर्रर कर दी गई है। GDP 2% से भी कम रहने की पेशगोई है। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए शरह सूद में इजाफा ज़रूरी करार दे दिया है। वो कह रहे हैं जी कि डॉलर की कीमत बढ़ाना आर्जी है, डॉलर ना आने की वजह से रुपए पर दबाव है। सो ये प्रेशर, इसको आप किस तरह से जो है इसका सामना करेंगे, इसको किस तरह से काउंटर करेंगे, आज इस पर
बात करेंगे। इसके अलावा माली साल की पहली शशमाही में बरामदात में इजाफा हुआ है। फर्नीचर की बरामद 92%, खेलों के सामान की 27 और फुटवेयर की 26, जबकि इंजीनियरिंग गुड की 18 और केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल की 4% बढ़ी है। तो आज इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि जाहिर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा ताल्लुक होता है आपके कारोबारी सेक्टर से। उसका बढ़ जाना, कम हो जाना आपके कारोबारी सेक्टर को बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकता है। किसी भी कारोबार को वसअत देने में सप्लाई चेन क्या किरदार अदा करता है, सप्लाई चेन का क्या स्कोप है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा बढ़ती हुई मसरूफियात और टेक्नोलॉजी का बेजां इस्तेमाल इंसानी जिस्म को खोखला करता जा रहा है। इस बढ़ती हुई मसरूफियात से हमारे खाने पीने की जो आदत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हम ना सिर्फ ख़ुद ग़िज़ाइयत को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी गैर तंदुरुस्त जो है वो डाइट दे रहे होते हैं। फास्ट फूड की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है जी मंचिंग करना। रात को निकल गए 12-1 बजे के बाद, आपने कहा जी अच्छा फ्राइज़ खा लो, बर्गर्स खा लो, लेकिन आपको पता है आपकी हेल्थ के लिए कितना ख़तरनाक होता है। और फिर ये जो इंटेक आप रात को करते हैं ना, स्पेशली फास्ट फूड का, ये आपकी बॉडी पे इतना बुरा असर देता है कि ना आप हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कि लेज़ीपन आप पर आ जाता है। तो इससे किस तरह बचा जा सकता है, इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं, रिपोर्ट्स हैं जो आज हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में, जिस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस खबर का जिक्र करेंगे जिस पर देखा हमने कल के सोशल मीडिया पे बहुत सारे ट्वीट्स हुए, बहुत सारे लोगों ने इसको कहा जी कैसा नहीं होना चाहिए था। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस की बात करते हैं, जिसका 5 साल बाद फैसला सुना दिया गया। मरकजी मुलजिम साबिक SSP राव अनवार समेत दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया गया है। इरफानुल हक रिपोर्ट कर रहे हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कातिल कौन, गोली किसने चलाई, नकीबुल्लाह और उसके साथियों को किसने कत्ल किया, ये सवाल वही है। मगर इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने 5 साल बाद साबिक SSP राव अनवार और उसके साथियों को नकीबुल्लाह के कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश करदा शवाहिद नाकाफी करार देते हुए तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि नकीबुल्लाह और उसके साथियों पर दर्ज किया गया मुकदमा भी झूठा था, मगर राव अनवार और उसके साथियों पर नकीबुल्लाह के कत्ल का इल्जाम साबित नहीं होता। फैसला सुनने के बाद राव अनवार ने अदालती फैसले को हक की फतह करार दिया। साकिब निसार ने मेरे पे झूठा केस बनाया, इन पुलिस वालों के साथ मिलकर, और कामयाबी दी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को फैसला महफूज किया था। मुद्दई मुकदमा के वकील कहते हैं पुलिस ने अपने भाइयों को बचाया है। ये जो पुलिस वर्सेस पुलिस केसेस है, ये बड़ा मुश्किल होता है इनको प्रूव करना, क्योंकि अक्यूज पुलिस होती है, इन्वेस्टिगेटर भी पुलिस होते हैं और बाद में ये विटनेस भी पुलिस वाले होते हैं। क्या पुलिस ने पेटी भाइयों को बचा लिया? क्या इंसाफ हो गया? फैसले के बाद कई सवाल उठ गए। नकीबुल्लाह के लवाहिकीन ने अदालती फैसले को हकायक के मुनाफी करार देते हुए इसे सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। मुद्दई मुकदमा के वकील का कहना है कि पुलिस ने इस पूरे केस में हमसे ताउन नहीं किया। जो गवाह मुनहरिफ हुए उनके खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई नहीं की गई। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस के फैसले पर कराची पुलिस चीफ जावेद आलम का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वो ये कह रहे हैं कि केस का तफसीली फैसला अभी मौसूल नहीं हुआ। तफसीली फैसला आने के बाद सीनियर अफसरान से मुशावरत करके अपील में जाने या ना जाने का फैसला किया जाएगा। वो क्या कह रहे थे, आपको सुनवाते हैं। फैसला अभी हमारे पास ऑफिशियली जब पहुंचेगा, पूरे फैसले का हम जायज़ा लेंगे और उसके बाद सीनियर लेवल पे दैट विल बी डिसाइडेड व्हाट्स द कोर्स ऑफ एक्शन वी हैव टू टेक। और डेफिनेटली जो कानूनी तरीक़ेकार और जो हमें कानून की तरफ से जो एक अपॉर्चुनिटी होगी उसको कराची पुलिस भरपूर उसका इस्तेफादा करेगी। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असलम खान, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। यकीनन कुछ लोगों के लिए मॉर्निंग अच्छी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग इस डिसीजन पर क्रिटिसाइज करते हैं हमें नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्योंकि वकील मुद्दई ये कह रहे थे कि जी ये पुलिस वर्सेस पुलिस केस था और पुलिस ने अपने पेटे भाई को बचा लिया, और हमने देखा भी है कि हमारे मुल्क में ये हिस्ट्री रही है कि अगर कोई पुलिस का अपना ही चाहने वाला, अपना ही कोई करीबी, अपना ही कोई रिश्तेदार या अपनी ही उनकी कोई पुलिस फैमिली में से इस तरह
के किसी भी केस में इन्वॉल्व हो जाए तो उसको बचाने के लिए प्रेशर भी डाला जाता है, सारे जो है रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। सो आपने क्या देखा है? देखिए, इस तमाम मामले में अगर देखें कि अदालत ने ये कहा कि ये जो मुकाबला था ये जाली था, जो इस मुकाबले में मारे गए वो मुबैना तौर पर किसी भी केस में मुलविस नहीं थे, और जिस तरह कहा गया कि इनका ताल्लुक आलम तंजीम से, तो वो भी गलत साबित हुआ। जो मुकदमात नकीबुल्लाह महसूद पर उसके मरने के बाद भी बनाए गए थे, 5 केसेस बनाए गए थे दहशतगर्दी के, असला बारूद रखने के। 25 जनवरी 2019 को उन केसेस को भी कालादम करार दी, उसको बरी कर दिया गया था और मुकदमात से उनको जिसे कहते हैं कि गैर कानूनी या गलत मुकदमात करार दिया था। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन आबिद कायम खानी ने तफ्तीश की थी नकीबुल्लाह केस के खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए थे। मजमूई तौर पर देखें 13 जनवरी को ये वाक़या होता है 2018 को, और 23 जनवरी को मुकदमा होता है। जब ये मामला सोशल मीडिया पर हाईलाइट होता है, जब नकीबुल्लाह के हवाले से तफसीलें सामने आती है, तो उसके बाद ये पता लगता है कि एक बेगुनाह नौजवान को मुकाबले मारा गया। खुद अदालत ने भी कहा कि मुकाबला जाली था, मरने वाले बेगुनाह थे, लेकिन यह है कि जो मुल्जमान है एसएसपी मलिर रावल समेत डीएसपी कमर अहमद और दीगर जो लोग थे, 25 मुल्जमान, जिनमें से 18 को बरी किया गया, 7 अभी तक मकरूर और उनके खिलाफ अभी केसेस का फैसला अभी होगा। उनकी गिरफ्तारी के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। उन मुल्जमान की मौजूदगी साबित नहीं होती है। जो अबूरी चालान पेश किया गया था उसमें जो गवाह है पुलिस एहलकार, उसने ये बताया कि जब वो वहां पर पहुंचा था तो एसएसपी और दीगर जो अफसरान थे वो मौके पर मौजूद थे, और ये इत्तला मिली थी कि कुछ दहशतगर्द मौजूद है उस पोल्ट्री फार्म में, करीब शालातीफ टाउन का वो इलाका है। और जब वो पोल्ट्री फार्म में गया तो एक कमरे में 2 लाशें और एक कमरे में 2 लाशें मौजूद थी। लेकिन बाद में अगर हम देखें कि रावल साहब का भी कहना यह था कि वो मुकाबले के बाद पहुंचे थे, उन्हें इत्तला दी गई थी कि दहशतगर्द मौजूद है, वहां पहुंचे तो मुकाबला हो चुका था और वो मारे जा चुके थे दहशतगर्द। लेकिन इस 5 सालों में कहीं पर भी अगर हम देखें कि जो मुल्जमान जो मारे गए हैं उनके हवाले से पुलिस कुछ साबित करने में नाकाम रही है। और जो वकील है इसके हवाले से वो कह रहे हैं कि जो वर्षा है वो उस पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। तो पुलिस भी कह रही है, जाहिर है कि पुलिस ने केस चलाया, पुलिस ने उन नौजवानों को बेगुनाह करार दिया। खुद पुलिस के आला अफसरान, अगर हम बात करें एडिशनल अब्बासी साहब कह चुके हैं कि पुलिस इसमें गफलत की मुर्तकिब हुई है। पुलिस के हुकाम के ये ऑन रिकॉर्ड बयानात हैं कि पुलिस को उन्होंने गलत करार दिया था, लेकिन फिर जो तकाजा जाहिर है ये जो सबूत पेश करना पुलिस की जिम्मेदारी थी, तो वो तकनीकी जो शवाहिद थे वो पेश करने में नाकाम रहा, या खुद ही दानिस्ता कोशिश की है कि नाकामी सामने आए, जिसका नतीजा ये भुगतना पड़ रहा है कि या ये नतीजा सामने आ रहा है कि जो पुलिस के बयान थे जिसमें पुलिस अफसरान को उन्होंने गिल्टी करार दिया था, गफलत का मुर्तकिब करार दिया था, उन पर कोई चार्ज क्लेम ही नहीं हो सका। अच्छा असलम, एक चीज़ यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कराची पुलिस चीफ जावेद आलम साहब खुद ये कह रहे हैं कि जी तफसीली फैसला आने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि जी हमने अपील में जाना है या नहीं जाना। तो ये किस अपील के हवाले से बात करें, मतलब अभी भी डिसाइड करना कुछ बाकी रह गया है, जब पुलिस के बड़े ये कह रहे हैं कि नाअहली देखी जा रही है। क्योंकि जाहिर है अगर एक पुलिस की अपनी ही किसी फैमिली में से केस होगा तो वो क्यों चाहेगा कि वो किसी को जो है वो अंजाम तक पहुँचाए या उसके केस में फेयर हम डिसीजन देखें। वो तो एक हतमी सी और पढ़ी लिखी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी जो चह में गोइयां हैं अपील में जाने या ना जाने के फैसले में अभी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हमें नजर आ रहे हैं, ये क्या सिचुएशन है? देखिए, तफसीली फैसला आने के बाद ही ये एक कहते ना कि चीजें सामने आती हैं। एक तो अभी तहरीरी फैसला पढ़ के सुनाया, तफसीली फैसले में पूरे नुकात सामने आ जाते हैं कि पुलिस जो इस्तराज़ा था वो किस तरह अपना इस केस को साबित करने में नाकाम रहा, प्रोसिक्यूशन की कहां पर क्या खामियां थी। उस केस के जायजे के बाद फिर जो पुलिस हुकाम है वो ये फैसला करते हैं, खुद हुकूमत फैसला करती है कि क्या इस केस में नजरसानी में जाना चाहिए, और अगर शवाहिद मुकम्मल नहीं हुए, शवाहिद मजबूत नहीं हुए, तो फिर सिंध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस का यही हाल होगा कि मुल्ज़मान बरी हो जाएंगे। तो क्या इस केस को आगे तक लेके जाना चाहिए, ये एक फैसला करना है। लेकिन नजरसानी करते हैं तो जो गुस्सा है उनकी जानिब से भी दायर की जा सकती है। जुबरान नासिर साहब कह रहे हैं कि बुरसा ने कहा है कि वो उसको चैलेंज करेंगे। बिल्कुल। अच्छा असलम, मुझे बताएं कि क्या ये नहीं होना चाहिए था कि इस मामले पर एक जीआईटी बना दी जाती और ये वो जीआईटी होती जो कि हम ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है अगर इन्होंने तहकीकात की है तो ना तो पुलिस विंग से इनका ताल्लुक है और ना ही ये वाला इल्ज़ाम जो अब हम सुनते आ रहे हैं कि अपने पेटी भाई को बचाने के लिए ना तो पुलिस ने तहकीकात की ना ही इन्वेस्टिगेशन की, बस बता दिया जी कि ये हो सकता है, जिसकी वजह से शवाहिद को नाकाफी करार दे दिया गया।
देखिए JIT भी बनाई गई थी इसमें, और इसमें फिर नकीबुल्लाह के खिलाफ जो केसेस बनाए गए थे उसके लिए एक अलग इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी। 5 मुकदमा दर्ज किए गए थे नकीबुल्लाह और उनके जो 3 दीगर साथियों के खिलाफ। वो केसेस भी गलत करार दे दिए गए थे, उन्हें खारिज कर दिया था, सी क्लास करार दे दिया था, अदालत ने उन्हें बेबुनियाद करार दिया था। और वो करार दिए थे 25 जनवरी 2019 को। 18 को तक 1 साल के बाद उन केसेस पर तहकीकात हुई और वो 5 केसेस जो नकीबुल्लाह के खिलाफ दर्ज किए गए थे वो गलत साबित हुए। इस तरह ये अदालत में भी साबित कर दिया उन केसेस को गलत, जिसपे नकीबुल्लाह की बेगुनाही साबित हुई। फिर JIT जो बनाई गई थी, जाहिर है कि बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ जरदारी, वजीर आजम, सदर, तमाम लोगों ने ही इस वाक़े का नोटिस दिया था। बिल्कुल बहुत हाई प्रोफाइल केस है ये, हाई प्रोफाइल केस था। उसमें पुलिस एहलकारों की गफलत उस JIT में साबित हुई थी। एडिशनल IG CTD सनाउल्लाह अब्बासी साहब, वो जो एक जिरगा हुआ, जो एक धरना हुआ सोराब गुट पर, वहां जाकर के उन्होंने एतराफ किया कि नौजवानों को बेगुनाह मारा गया है। अब जो आला तरीन पुलिस अफसरान है वो इस पर बात करते हैं और वो ये तस्लीम करते हैं कि इस केस में पुलिस से गलतियां हुई हैं। पहले भी हमने देखा बहुत सारे मुकदमा में पुलिस से गलतियां हुई हैं, कुछ में सजाएं हुई हैं, लेकिन ये इस तरह का हाई प्रोफाइल केसेस था। अगर हम कहें कि कुछ बासर अफसरान थे तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन जाहिर है कि देखिए अब ये फैसला अदालत ने किया है। अब जब अदालत ने किया है तो उस पर ज्यादा बेहतर तो ये कि नजरसानी की अपील हो और उसमें फिर जो आला अदलिया है वो फैसला करे। लेकिन आपका एक सवाल बड़ा दुरुस्त बरवक्त कि क्या अपील में जाएंगे नजरसानी में, ये बड़ा अहमियत का काबिल है। इसकी वजह ये जो तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर अब केस को रद्द कर दिया गया है, तो पुलिस के पास ये जवाब जरूर मौजूद है कि केस चूंकि तकनीकी शवाहिद पर जो है मुस्तरद कर दिया गया है, प्रोसिक्यूशन में खामी है, 5 साल पुराना केस हो गया है, फिर दोबारा नए सिरे से इस पर काम शुरू किया जाए। एक इम्कान जरूर है तो इस पर काम भी किया जाएगा, नजरसानी की अपील भी की जाएगी, क्योंकि केस बहुत हाई प्रोफाइल था। जाहिर है कि इसमें हुकूमत पर भी तनकीद होगी सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, और फिर वुड्फा की जानिब से असलम तनकीद हो रही है ना, हम तो देख रहे हैं अभी भी कितना क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कल आपने शायद सोशल मीडिया देखा होगा, लोग कितना ट्रोल कर रहे हैं इस चीज़ को, कितने ट्वीट्स कर रहे हैं अगेंस्ट इस डिसीजन के जा रहे हैं कि ये डिसीजन सही नहीं था। अच्छा असलम, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कराची का मेयर कौन है मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बिकॉज हमने देखा कि 15 जैन को इलेक्शन हुए, पूरा वीक गुजर गया इसी मामले में जो कि फ़लाने के साथ हाथ मिलाया जाएगा, फ़लाने को मना लिया जाएगा, उसको शामिल कर लिया जाएगा। एक नेक्स्ट वीक आ गया, बड़े शहर में मेयर नहीं है, मेयर का डिसीजन नहीं हो पा रहा, तो आपको क्या लग रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए ये भी चूंकि दोनों पार्टियां बड़ी अक्सरियत में है लेकिन वाज़ेह अक्सरियत में नहीं है, और इसमें जो तीसरी पार्टी है PTI उसका बड़ा अहम रोल हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो आज़ाद है, जो मुस्लिम लीग नून के साथ उम्मीदवार हैं JUI के, और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून के भी साथ जो उम्मीदवार हैं ये भी बड़ी अहमियत के हामिल होंगे। अब पीपल्स पार्टी की कोशिश अगर हम बात करें, तरजीह तो ये है कि वो जमात इस्लामी से इत्तेहाद करें, लेकिन देखें दोनों जमातें इस ख्वाहिश का भी इजहार कर चुकी हैं और बारहा दोहरा चुकी है कि मेयर उनका होगा, इसलिए कि अगर मेयर उनका नहीं होगा तो कराची में उस तरह काम नहीं कर सकेंगे। हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची, वो भी कहते हैं कि जब वो मेयर होंगे तो वो कराची की बेहतर खिदमत कर सकेंगे, और उन्हें वाज़ेह अक्सरियत में लिए और उन्हें कुछ सीटों पर धांधली से हराया गया। इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी मौका ये है कि उनकी कुछ सीटें भी छीनी गई हैं और वो वाज़ेह अक्सरियत से मुंतखब हो चुके हैं और अब मेयर उनका आग है। अभी तक मामला अगर मैं कहूँ कि कोई भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने में तैयार नहीं। दीगर जमातें मुकाबले की दौड़ में तो ये दो बड़े जिसे कहते हैं ना कि बराबर के टक्कर पर है, पीपल्स पार्टी भी और इसके साथ साथ जमात इस्लामी भी, लेकिन जो दीगर जमातें वो इंतजार कर रही हैं किसी एक तरफ मामला हो तो फिर वो भी अपने जो रोल है वो अदा कर सके। अच्छा, लेकिन ये बड़ा सैटरडे को देखा था कि ये जो PTI और जमात इस्लामी के लोग इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, अली जैदी थे और नईमुल रहमान साहब थे, हाफिज़ नईमुल रहमान साहब थे। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि जमात इस्लामी जो PTI की इस वक्त पोजीशन है कराची में, इस पोजीशन को देखते हुए अपना झुकाव हमें दिखाएगी PTI की जानिब, या फिर हम ये देखेंगे कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ही हाथ मिलाएंगे? देखिए दोनों ऑप्शन जमात इस्लामी ने खुले रखे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इस हक में नजर नहीं आ रही कि वो जमात को मेयर दे। जमात के पास अब ये बहुत ही वाज़ेह उन्होंने कर दिया इस वक्त तक कि वो बिल्कुल भी हक में नहीं है कि जमात इस्लामी को अपना मेयर आने दे। पीपल्स पार्टी अपना मेयर लेके आना चाहती है। उसके साथ अगर बात करें कि PTI, उसके पास तो ऑप्शन नहीं है कि वो मेयर लेके आए। उसको तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएगा कि डिप्टी मेयर उसका आ जाएगा और मेयर अगर जमात इस्लामी का आ जाए। लेकिन इस सूरत हाल में
वसीम अख्तर साहब जो साबिक मेयर कराची में रह चुके हैं, वो ये कहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो फंड नहीं देगी। इस वक्त भी मेयर कराची के पास सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक की स्कीम को शुरू करने और मुकम्मल करने का इख्तियार है। 2 करोड़ 5 लाख की स्कीम अगर हो जाएगी तो महकमा बल्दियात के पास वो स्कीम भेजेंगे और महकमा बल्दियात वो खुद स्कीम बना लेता है। मेयर को उसमें वो इन्वॉल्व नहीं करता, उन्हें वो जहमत नहीं देता। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस शहर कराची का मेयर सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक की कोई तरक्याती स्कीम शुरू और खत्म कर सकता है। उससे ज्यादा की अगर कोई स्कीम होगी तो महकमा बल्दियात की तरफ उसे देखना होगा। तो एक तरीके से ऐसा बेख्तियार मेयर, माजी में निमतुल्लाह खान साहब हो या मुस्तफा कमाल साहब हो, वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट शुरू भी करते थे और उसे मुकम्मल अपनी मर्जी से करते थे। ये एक चीज होगी जिसका एक तहफ़्फ़ुज़ात का निमतुल्लाह खान या जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब का, बड़ी अच्छी उन्होंने एग्जाम्पल सेट की थी। लेकिन आप चूंकि फील्ड में होते हैं, डिफरेंट लोगों से आपकी मुलाकात होती है, सो आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती हैं कि आपको क्या लगता है कि मेयर जो है कराची में हमें किस जमात का होना चाहिए हमारे लिए, जो कि कराची के मसाइल को समझें? देखिए, मेयर उसे ही होना चाहिए जिसे लोगों ने मुंतखब किया है। और अगर इस वक्त देखें कि दोनों जमातें तकरीबन 5-6 वोटों के फर्क से हैं और जमात इस्लामी का 6 सीटों पर तो दावा भी है कि उसे हराया गया है, तो फिर बराबर सीटें हो जाती हैं। मेयर बाइख्तियार होना चाहिए। मेयर के पास जिस तरह निमतुल्लाह खान साहब या मुस्तफा कमाल साहब के दौर में ऐसे इख्तियारात थे कि उन्हें बजट एक वाफिर मिकदार में, हम कहते हैं कि बजट मिलता है। इस वक्त KMC जो 4 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाहों का हर महीने इस शॉर्टफॉल का सामना रहता है। 60 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत की तरफ से उसे मिलते हैं। वो मोहताज है सिंध हुकूमत की और वो अपने जिसे कहते हैं कि वसाइल को उस तरह जनरेट भी नहीं कर पा रही कि वो खुद मुख्तार हो सके। एक ऐसा मेयर हो जो बाइख्तियार हो और वो वसाइल को पैदा कर सके और सिंध हुकूमत की तरफ से देखना ना पड़े, क्योंकि उसे तनख्वाहें देने के लिए भी हर महीने 4 करोड़ रुपए के खसारे का सामना करना पड़ता है। आप बात करें कि मुस्तफा कमाल या निमतुल्लाह खान साहब बस इख्तियारात बहुत ज्यादा थे, उनका बजट बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से कराची में एक तामीर और तरक्की का दौर नजर आया। अब वो सूरत नहीं है। मुर्तजा वहाब को आप देख लें, सिंध हुकूमत ने उन्हें, लेकिन उनके पास भी बजट बहुत ज्यादा नहीं था, जिसकी वजह से शहर में इस वक्त भी हम सूरत को देख सकते हैं। लेकिन एक बात जो हम कह रहे हैं कि जो मामलात हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, अभी तक कोई हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। कोशिश यही दोनों जमातों की कि वो किसी तरह दूसरी जमात पर ये पावर कराने में कामयाब हो जाए कि मेयर उनका होना चाहिए। जैसे जमात इस्लामी चाह रही है कि वो पीपल्स पार्टी को कायल कर ले और पीपल्स पार्टी चाह रही है कि वो जमात इस्लामी को कायल कर ले। ठीक है। असलम खान, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। शहर के लिए मेयर होना बड़ा ज़रूरी है। मेयर नहीं होगा तो ना तरक्याती काम होंगे और ना ही जो कराची के मसले हैं वो हल होते हुए हमें नज़र आएंगे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। सिर्फ कराची नहीं बल्कि मुझे लगता है पूरे मुल्क में बहुत सारे मसले हैं। अब आप इसे गफलत कहें या ना तजुर्बाकारी कहें, तेल और गैस बचाने के लिए रात के वक्त कई थर्मल पावर स्टेशन जो हैं उनकी बंदिश बड़े नुकसान का बायस बन गई। ब्रेक डाउन क्यों हुआ, वजह आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल ग्रिड हुकाम ने ईंधन की बचत के लिए इतवार की शब बंद किए गए कई थर्मल पावर स्टेशन पीर की सुबह ऑन किए तो ज्यादा लोड होने की वजह से फ्रिक्वेंसी आउट हुई और सिस्टम बैठ गया। पीर की सुबह 7:34 पर सबसे पहले गुद्दू पावर स्टेशन बंद हुआ। उसके 3 यूनिट्स जो 1700 मेगावाट का लोड उठा रहे थे, उनका बोझ अगले स्टेशन पर डालने की कोशिश की गई। जामशोरो पावर प्लांट जिसकी सलाहियत ही सिर्फ 880 मेगावाट लोड उठाने की थी, अचानक 1700 मेगावाट लोड बर्दाश्त न कर सका और ट्रिप कर गया। और फिर शुरू हुआ बत्ती गुल का खेल। कोयटा 28 मेगावाट, मुजफ्फरगढ़ 1350 मेगावाट, फैसलाबाद 144, कोट अद्दू 1600 मेगावाट, हवेली बहादुर शाह 1277 मेगावाट और बलोकी 1276 मेगावाट समेत 60 से ज्यादा थर्मल पावर स्टेशन बंद हो गए। ब्रेकडाउन ने 5 मिनट के अंदर अंदर मुल्क के 90% हिस्से को अंधेरे में डुबो दिया। मुल्क गिर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ तो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। कहीं गुस्सा, कहीं तंज और कहीं लतीफ़े छोड़े गए। इलेक्ट्रिक शटडाउन और ब्लैक आउट ट्रेंड बन गए। मुल्क भर से बिजली गई और सोशल मीडिया सार्फिन में जैसे बिजली भर गई। इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन और ब्लैक आउट टॉप ट्रेंड बने रहे। मुस्कान ने लिखा कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा काश ये बन चुका है कि काश कल रात मोबाइल चार्ज कर लिया होता। फरहीन ने लिखा कि बैटरी हुई 0, अब सो ही जाते हैं। और बिजली के ग्रिड्स की रस्सी फलांगती वीडियो फिर वायरल हो गई। सनाउल्लाह ने लिखा कि आईफोन वालों के लिए मेरे पास एक अच्छा जोक आया, मगर उनके तो फोन ही चार्ज नहीं। और अयान ने तस्वीरों के जरिए उन लोगों के तासुरात दिखाए हैं जिनके मोबाइल की चार्जिंग सिर्फ 15% रह गई।
वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि सर्दी अपने उरूज पर है। बहार की आमद से पहले ही गुलों के रंग हर सू नजर आने लगे हैं। लाहौर की मरकजी फूल मंडी में रंगारंग फूलों की बहार उतर आई है, जिसकी सैर करवाएंगे अंस जफर। हर तरफ कुदरत की कारीगरी और रंग दिलकश मंजर पेश करते हैं। इसी की एक मिसाल लाहौर की फूल मंडी भी है, जो खाले के हकीकी की सनाई और हुस्न और अनाई का पेकर है। सुबह सवेरे ही इस फूल मंडी में फूलों का फर्श बिछ जाता है। कहीं गेंदे का फूल रंग बखेर रहा होता है, तो कहीं गुलाब अपनी खुशबू फैला रहा होता है। हर फूल फरोश इनकी कीमत का तयन अपनी मर्जी से ही करता है और बोलियां लगाता है। 1700 रुपए आज, 1800 रुपए आज। 7 बजे से 9 बजे तक मंडी बोली होती है और 9 बजे मंडी की बोली ख़त्म हो जाती है और फूल आते हैं। गेंदे का फूल है, ग्लैड है, कट वगैरह। मुनासिब दाम के बायस लाहौर के तमाम छोटे और बड़े दुकानदार इसी मंडी से खरीदारी करते हैं। शादी ब्याह का जो फंक्शन चल रहा है, ये शहरी है, गाड़ी है, कोई स्टेज वगैरह है, कोई मेहंदी की है, जिस तरह किसी को ज़रूरत है उसके मुताबिक आर्डर के मुताबिक हम दे देते हैं। अलग सुबह शुरू होने वाली इस फूल मंडी में दुकानदार और खरीदार में रिवायती सौदेबाजी की झलक भी नजर आती है। ये फूल मंडी फूल फरोशों का जरिया मुआश बनकर जहां इनकी ज़िंदगी को सहारा देती है, वहीं ये फूल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचकर खरीदने वालों की ज़िंदगी को भी महका देते हैं। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। फूलों की बहार तो है, लेकिन सर्दी का मौसम अभी गया नहीं है, क्योंकि हर सू जो है हम देख रहे हैं कि हमें बर्फ़ नज़र आती है। कराची से खैबर तक हमें ठंडी हवाएं चलती नज़र आती है। मुल्क के बालाई इलाकों की अगर बात करें तो बालाई और शिमाली इलाकों में गज़ब की सर्दी है। लवारी टॉप पर 1 फीट और दीर में 4 इंच तक बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बर्फबारी रुक गई है। पारा -5 तक गिर गया है, जबकि वादी नीलम और वादी लीपा में बर्फबारी बंद हो गई है। कोयटा में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। और अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची में जो सर्दी है वो पहले के मुकाबले में हमें थोड़ी सी कम नज़र आती है, लेकिन हमने ये देखा कि सिंध का जो मरी है, जो कि गोरख हिल है, वहाँ पर 2 साल के बाद बर्फबारी हुई है। जाहिर सी बात है, जो लोग वहाँ गए हुए थे वेकेशन पे या फिर वीकेंड स्पेंड करने या फिर इंजॉय करने, तो उन्होंने इस बर्फबारी को इंजॉय किया है, क्योंकि सिंध में आपको जो है एक ही जगह पर बर्फबारी नज़र आती है, जो कि गोरख हिल है, जिसे सिंध का मरी कहा जाता है। अब ये जो तमाम सूरत हाल है मौसम की, इस पर बात करने के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ज़रा कराची के मौसम की बात करना चाहूँगी। कराची में हमने देखा है कि सर्दी की शिद्दत में थोड़ी बहुत हमें कमी नज़र आई है, तो क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये कमी बरकरार रहेगी या वापस एक सर्दी की हम लहर देखेंगे कराची में? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पिछला जो लहर थी उसमें तो जाहिर है कि 6 तक चला गया था कराची का टेम्परेचर, कम से कम होकर इस दफ़ा 8 तक ही गिरा है। अभी मज़ीद नहीं गिरा, लेकिन अगले 2 दिन हैं जिसमें हो सकता है कि 1-8 डिग्री और गिर जाए, लेकिन जनरली ये 6 से 8 के दरमियान ही रहेगा। तो पिछली जो लहर थी वो आप कह सकते हैं कि कदरे इससे ज़्यादा शिद्दत वाली थी कराची के लिए। बाकी सिंध में तो वही कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, 6 इस तरह टेम्परेचर आ चुके हैं। और अगले 2 से 3 दिन जो है, यानी ये 27 या 28 तक ये लहर रहेगी, तो उसमें मजीद गिर सकते हैं। अच्छा, और बाकी जी अच्छा सरदार साहब, हम बारिश देख सकते हैं सिंध में या कराची में, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश हो जाए? देखिए, एक और स्पेल है मुतवक्के उससे ना 27 से या 28 की सुबह से बलूचिस्तान में एक और वेव वेस्टर्ली दाखिल होगी ईरान के रास्ते से। तो होपफुली कि उसमें सिंध में तो जैसे पिछले स्पेल में भी अपर सिंध में कहीं कहीं हल्की बारिश हो गई थी, जैकोबाद, लाड़काना, सखर वगैरह की तरफ। तो इस स्पेल के नतीजे में भी है इम्कान है कि वो वेव जो है सिंध को एक तरह से टच करते हुए जाएगी। बलूचिस्तान पे तो अच्छी बारिश दोबारा से होगी और सिंध के भी कुछ एरियाज़ में इम्कान है। कराची में भी 28 को इम्कान हो सकता है। अब देखना ये है कि वो वेव नीचे तक पेनिट्रेट करती है, अगर समंदर तक उसका फैलाव आता है तो फिर कराची में भी इम्कान हो सकता है। तो उसको हम वाच कर रहे हैं, लेकिन इम्कान है, कदरे कुछ इम्कान है। अच्छा सरदार साहब, बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया, मैं चाहूँगी ज़रा वहाँ के मौसम से मुतालिक भी मुझे बताएं कि क्या हम देख सकते हैं, क्योंकि बारिशों का जिक्र आपने किया। अब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बारिश के बाद जो है वो सर्दी की शिद्दत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो बलूचिस्तान में तो पहले ही बर्फबारी हो रही है, पहले ही बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आगे आने वाले दिनों में पारा हम देख सकते हैं कि मज़ीद नीचे जाएगा? जी, बिल्कुल। देखिए, एक और स्पेल है मुतवक्के सिंध में, 27 से या 28 की सुबह से बलूचिस्तान में एक और वेव वेस्टर्ली दाखिल होगी ईरान के रास्ते से। तो होपफुली कि उसमें सिंध में तो वही कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, 6 इस तरह टेम्परेचर आ चुके हैं और अगले 2 से 3 दिन जो है, यानी ये 27 या 28 तक ये लहर रहेगी। तो उसमें मजीद
देखिए, जब ये जो वेस्टर्ली वेव होती है ना, जब ये इंटर हो रही होती है उस दौरान में, यानी 1 या 2 दिन, जितने दिन वो प्रिवेल करती है, 2 से 3 दिन, उस दौरान तो इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन ये जब पास ऑन करके आगे चली जाती है मुल्क के शुमाली हिस्सों में, तो फिर उसके पीछे कोल्ड एयर पेनिट्रेट करती है, तो फिर ज़्यादा ठंड होती है। अच्छा। तो अभी जो स्पेल चल रहा है ये 27 तक तो ऐसे ही चलेगा, 28 को फिर दोबारा वेव जो आएगी, तो उसके बाद जाहिर है कि 2 से 2 दिन तक प्रिवेल करेगी वो, तो फिर सर्दी बढ़ जाएगी, यानी 30-31 के बाद फिर दोबारा बढ़ जाएगी बलूचिस्तान में खासकर। अच्छा, ठीक है। और सरदार साहब, अगर मैं चलूँ शिमाली इलाकों की तरफ, तो मुझे ये बताएं कि नॉर्दर्न एरियाज़ स्पेशली जो है केपी के, स्पेशली जो है जैसे हम लवारी टॉप की बात कर रहे हैं, दीर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या सिचुएशन हो सकती है? यहाँ पर चूँकि बर्फ़बारी तो रुक गई है, लेकिन पारा मनफी में हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, वो तो इलाका पूरा ही शदीद सर्दी की लपेट में है। और अभी ये जो ऑन गोइंग स्पेल है, इसमें कल इस्लामाबाद में भी हल्की बारिश हुई, मरी में भी हुई, और इस तरह से पंजाब के और भी कोई इक्का दुक्का जगहों पर हुई, लेकिन केपी के बेशतर इलाकों में बारिश कल भी अच्छी हुई है। उधर कश्मीर में भी हुई है और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं हुई है। तो वहाँ अभी ये सिस्टम जो इस वक्त प्रिवेल कर रहा है, जो वेदर सिस्टम, ये मज़ीद 2 से 2 दिन तक है एटलीस्ट, यानी आज 24 जनवरी और 25, और कुछ इलाकों में जो खासकर जीबी के इलाके हैं वहाँ 26 को भी होगा। और 1 आध दिन की या 2 दिन की ब्रेक होगी, 27-28 को आप कह लें कि केपी के कुछ इलाकों में, लेकिन जीबी में ये प्रिवेल करेगी। कहीं कहीं बारिश और कहीं कहीं बर्फबारी। और फिर जो दूसरा स्पेल 28 से एंटर होगा बलूचिस्तान के रास्ते, फिर जाहिर है कि वो वेव ऊपर फैलेगी उनके शुमाली हिस्सों में। जी जी। तो इसलिए ये जनवरी के जितने भी बकिया दिन हैं, बल्कि पहली 2 फरवरी तक एक तरह से ना ऑन एंड ऑफ है शुमाली इलाकों में बिलखुसूस बारिश और बर्फबारी चलती रहेगी वक्फे से। ठीक है सरदार साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सो आने वाले वक्त में देखा ये भी जा सकता है कि बारिश हो सकती है, पारा मजीद गिर भी सकता है, स्पेशली पंजाब जिसको बारिश की बहुत शदीद ज़रूरत है। अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब हम बात करेंगे नौजवान नस्ल पर सोशल मीडिया के मनफी असरात की। नई नस्ल की बड़ी तादाद इस मस्बत इजादात को नहायत ही मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल करती हमें नज़र आती है। वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो भले से फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, इवन व्हाट्सएप भी हो, सोशल मीडिया पर ज़ाती ज़िंदगी के बारे में डिस्कस किया जाता है, उस पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है, प्यार मोहब्बत के चक्कर चलाए जाते हैं। सोशल मीडिया से ही कई ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। अगर सिर्फ मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में आज के भी टाइम में 38% ऐसी ख़वातीन, ऐसी बच्चियाँ हैं जो कि सिर्फ सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद घर छोड़ कर चली गई और उसके बाद उनके केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिनमें पता चलता जी कि कुछ लड़कियां जो इनके साथ जोर ज़बरदस्ती की जाती है, कुछ लड़कियों को मार दिया जाता है। तो ये एक ऐसा टाइम जिसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए। उस टाइम में भी हम देखते हैं कि हमारी बच्चियां इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हैं। ना सिर्फ बच्चियां बल्कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, जिन्हें हम अपना रोशन मुस्तकबिल कह सकते हैं, वो हमारे बच्चे जो है किस तरीके से गलत ट्रैक पर चल रहे होते हैं। और इसमें जो एक सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात है कि किस तरह आपके पर्सनल इश्यूज सोशल मीडिया पर हाईलाइट होना शुरू हो जाते हैं, किस तरह से आपको जो है ब्लैकमेल के लिए वीडियो बनाई जाती है। और फिर जाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो जाए, वो चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, उस पर आप एक वीडियो डालते हैं और एक वीडियो सिर्फ चंद घंटों में लाखों क्लिक्स ले जाती है। तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का तरीका, किसी की ज़िंदगी को क्रिटिसाइज़ करने का तरीका, किसी को जो है वो आप ये कह लें कि डिफेम करने का सोशल मीडिया एक तरीके से आसान ज़रिया बन गया। इसके बहुत सारे अच्छे फ़वाइद भी हैं, इसके बहुत सारे बुरे फ़वाइद भी। इसलिए जब जब हमने अपने प्रोग्राम में इस चीज़ पर बात की, मैंने तब ये चीज़ ज़रूर मेंशन की है कि सबसे ज़्यादा भारी जिम्मेदारी जो है वो वालिदैन पर आयद होती है कि वो देखें उनका बच्चा या उनकी बच्ची सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं। चेक एंड बैलेंस रखें, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप अपने बच्चे का मोबाइल चेक कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे की जो सोशल साइट्स हैं उन्हें चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा ये देखा है कि बच्चे जो हैं वालिदैन से चोरी सोशल वेबसाइट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दोस्तियां कर रहे होते हैं। वो दोस्तियां घरों से बाहर जो हैं फिर बुरे नतीजे लेकर आती हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों पे नज़र रखें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। सीखने की हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हम सीखते नहीं हैं। मैं किस सीखने की बात कर रही हूँ वो अब ज़रा आप देखिएगा। हम देखते हैं कि जी हर साल हमारे मुल्क में गैस की लोड शेडिंग होती है। हर साल गैस का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार
गिरफ्तार कर जाता है, लेकिन हम इससे सीखते नहीं हैं। इस वक्त शायद ही कराची शहर का कोई इलाका, कोई मोहल्ला, कोई घर ऐसा हो जहाँ पर परेशानी ना हो जी कि गैस नहीं आ रही। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर जो घर वाले हैं वो इस सुख में मुब्तला हों जी कि हम सुकून से खाना भी पका रहे हैं, हम सुकून से चाय भी पी रहे हैं। हमारे अपने घर में पिछले 3 हफ्ते से बाहर का खाना आ रहा है क्योंकि जी गैस से नहीं मिल रही। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने आवाम की परेशानी मालूम की है। आइए आपको दिखाते हैं कि आवाम किस कदर परेशान है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कराची में गैस का बहरान भी शदीद हो चुका है। ऐसे में मुख्तलिफ इलाकों के मकीन किस तरह गुजारा करते हैं और खाना किस तरह बना रहे हैं, जानते हैं, मालूम करते हैं उनका मसला उन्हीं की ज़बान। गैस के बगैर लकड़ियाँ जला रहे हैं या गैस सिलेंडर जला रहे हैं, वरना घर काले करो। माजूर बच्चे घर में पड़े हुए, उनके लिए पानी गर्म नहीं कर सकते हम। कंप्लेन की आप लोगों ने? ये रही कंप्लेन नंबर है। 72 घंटे देते हैं और 72 घंटे 1.5 महीने से पूरे नहीं हुए इनके, अभी तक आ ही नहीं रहे। कल भी मैंने कॉल करी, कह रहे विजिट पे निकलेगी आपकी, तो देख लेंगे। कैमरामैन सनाउल्लाह दिखाएंगे कि ये वो कंप्लेन नंबर है जो इन खवातीन ने अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। ये है वो कंप्लेन नंबर। हमारे बच्चे कामों पर से आते हैं तो ये लकड़ियाँ लेकर आते हैं। ये देखे हमारे बच्चे, अभी खाना पकेगा कब और खाएंगे हम कब। सारे सिलेंडर जला रहे, 1750 रुपए का सिलेंडर आता है और 5 दिन चलता है सिर्फ। इस वक्त हम एक घर में मौजूद हैं जहां पर एक खातून खाना पका रही हैं और ये दालान का वो हिस्सा है जहां पर दीवारें भी काली पड़ चुकी हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे कि इस परेशानी के आलम में जब वो फुकनी पर हवा दे रही हैं उनसे उनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। जी गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं। हमें बहुत परेशानी का सामना है। ये हमें कितना वक्त लग जाता है इसमें बनाने में, हमें यकीन करें तकरीबन 11 रात में खाना खाना पड़ता है। सर्दी का टाइम है और सुबह सिलेंडर जला लें वो तो आसान है। सिलेंडर की गैस हमारी सी गुंजाइश नहीं है और दूसरी बात ये सिलेंडर का 250 रुपये किलो हो चुका है। हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ तो ना कोई यूसी में सुनवाई है, ना कोई यहाँ मिनिस्टर हैं, ना कोई इलाके के बड़े हैं, MP MLA कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं होते। गैस ही नहीं आ रही, 2 महीने हो गए, गैस आने का नाम ही नहीं ले रही। पूरी सब गलियों में गैस है, इसी गली में गैस नहीं है। ये बताइए कि लकड़ी सुलगने और जलने में कितना टाइम लगता है? भाई 2 घंटे से 3 घंटे लगते हैं लकड़ियाँ जलने में। बाज़ औक़ात तो मेरे बच्चे स्कूल में सुबह बगैर चाय पिए जाते हैं। देखिए सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो बच्चों को चाय कहवा यही चाहिए होता है। गैस ना आने पे इतने बिल आ रहे हैं, अगर गैस आ रही होगी तो पता नहीं कितने बिल भेजेंगे ये लोग। समझ से बाहर है। मार दो इंसान को, वैसे ही मार दें आप लोग। तमाशा बना के रखा हुआ इन्होंने। गीज़र है पर चलता नहीं है। सर्दी देखें किस कदर है। मेहमान आ जाए सुबह दफ्तर जाने के लिए, मियाँ को देर हो रही होती है, बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती हैं, क्या खिलाएं क्या पिलाएं। शायर ने कहा था, देख तो दिल के जहाँ से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। लेकिन अब कराची के हर गली, हर मोहल्ले, हर घर से इस तरह का धुआं उठता इसलिए दिखाई देता है कि अब घरों में गैस नहीं आती। लोग या तो सिलेंडर जलाते हैं या फिर लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह डाहरी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो हर कोई परेशान है, किसी के घर गैस नहीं आ रही, सवाल करो तो जवाब मिलता नहीं है। और फिर ख़वातीन इस लिहाज से परेशान नज़र आती हैं कि घर को मैनेज कैसे करना। ज़ाहिर सी बात है, बच्चों ने स्कूल जाना है, अब भूखा स्कूल नहीं भेज सकते। मियाँ ने दफ्तर जाना है, मियाँ को किस तरह से नाश्ता किए बिना या लंच दिए बिना अपने मियाँ को घर से बाहर निकलने दे सकते हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिस पर बहुत ज़्यादा सीरियस होकर अब सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम नहीं बल्कि हर साल हम ऐसा बहरान देखते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। अब आपको बताएं कि किसी भी कारोबार को फ़रोग देने के लिए सप्लाई चेन का अहम किरदार होता है। सप्लाई चेन का बुनियादी काम किसी चीज़ की तैयारी के अमल को मौसर अंदाज में अंजाम देना है। मुख्तलिफ एजेंट्स, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रांसपोर्टर्स, तकसीम कार सब सप्लाई चेन में आते हैं, लेकिन सप्लाई चेन से मुतालिक बहुत कम अफराद जानते हैं। सप्लाई चेन में नौकरी या कारोबार के बिलखुसूस ई कॉमर्स के इंतहाई कार आमद मौके हैं। तालिब इल्म इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, सप्लाई चेन क्या काम करता है, जानते हैं। सप्लाई चेन एक्सपर्ट डॉक्टर मुदस्सिर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्लीज़ मुझे बताएगा, सप्लाई चेन का बेसिकली काम है क्या?
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मैक फॉर हैविंग मी। सप्लाई चेन का बेसिकली ताल्लुक 20 साल पहले इसको हम परचेजिंग बोलते थे, यानी कि बेसिकली बाइंग रॉ मटेरियल, बट इन लास्ट 20 इयर्स इसका स्कोप यानी कि बेसिकली रॉ मटेरियल लेने के बाद फिर प्रोडक्शन प्लानिंग, फिर बेसिकली शिपिंग टू द कस्टमर्स, डिलीवरी और कस्टमर सर्विस, इस पूरी फंक्शनैलिटी को हम सप्लाई चेन कहते हैं। यानी कि हमारा काम ये होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जा रही है हमारे कस्टमर्स और सप्लायर्स को, उसको हम कैसे मैनेज करें, फिर उसके बाद जो हम उनको प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं वो भले हमारी फैक्ट्री से है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से है या ई कॉमर्स स्टोर से है, so how we can provide them a better customer service in terms of providing the customers on the right time with the right quality and with the right service. सही। तो मुझे ये बताएं कि सप्लाई चेन क्या आउटसोर्स की जाती है या फिर कंपनीज खुद रखती है? देखिए, इन जनरल मोस्ट ऑफ द कंपनी स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग वो दे वांट टू हैव द कैपेबिलिटी इन हाउस, क्योंकि दिस इज एसेंशियल फंक्शन। यानी सप्लाई चेन इज ऑलमोस्ट एज गुड एज फाइनेंस और मार्केटिंग और सेल्स, राइट? सो यू डोंट वांट टू आउटसोर्स ऑल दीज एक्टिविटीज। हाउएवर देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप आउटसोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट सोर्सिंग समटाइम आप आउटसोर्स कर सकते हैं, आप एनालिटिक्स आउटसोर्स कर सकते हैं। सो देयर आर सर्टेन जॉब्स यू कैन आउटसोर्स, बट प्रेडोमिनेटली यू वांट दिस फंक्शनैलिटी इन हाउस। सही, ठीक है। तो इसका स्कोप क्या है? देखिए, इसके स्कोप से पहले हमें थोड़ा सा पीछे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन, ये जो एज अ जॉब फंक्शन, ये अभी लास्ट 15-20 साल में जो है इसके जो अवेयरनेस बढ़ी है। तो मेन स्कोप जिसका जो मेन स्ट्रीम में आया है, लाइक यू कैन आस्क एनी नॉर्मल पीपल दे नो द वर्ड, जब कोविड में, क्योंकि जब कोविड हैपेंस तो उसमें सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या थी कि जी सप्लाईज नहीं है, सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन है, वो बोर्ड स्टक हो गई है और टॉयलेट पेपर नहीं है यूएसए में थी। तो दिस इज, उसने क्या किया थे, इसने सप्लाई चेन को एज अ वर्ड ब्रिंग इनटू द सी स्वीट। सी स्वीट मींस कि जितने भी सीईओज लीडर्स हैं उनको ये रियलाइज हुआ कि अगर हम सप्लाई चेन अपनी मैनेज नहीं करेंगे और इस तरह के पैंडेमिक्स होंगे या डिस्ट्रप्शन होंगी तो वी वोंट बी एबल टू डू बिजनेस। शेयर प्राइस नीचे आ गया, बहुत नुकसान हुआ लोगों का, बिजनेसेस का स्पेशली। तो उसमें मेन स्ट्रीम में एक तो इसकी ये बढ़ गई, क्या कहते हैं कि प्रोफाइल, और उसके बाद फिर ये हुआ कि हम पाकिस्तान, सेकंड इसमें रीजन ये है कि अब जो प्रोडक्ट इनोवेशन है ना वो बहुत मुश्किल होती आ रही है, ठीक है, क्योंकि यू कांट रियली डिजाइन न्यू प्रोडक्ट, यू नो, ओनली फ्यू कंपनीज कैन डू दैट। तो हम ये कहते हैं सप्लाई चेन में टू हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सप्लाई चेन कम्पीट सप्लाई चेन। यानी कि एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले रही हैं और उसके बाद उसकी कॉस्ट सेम है, क्वालिटी सेम है, लेकिन एक सप्लायर आपको एक दिन में सप्लाई कर रहा है ऑन टाइम, दूसरा 5 दिन में कर रहा है, तो आप किससे लेंगी? जिसने एक दिन में सप्लाई करना है। तो जो एक दिन वाला बेटर कस्टमर सर्विस मींस क्विकर डिलीवरी, तो उसको करने के लिए यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन पीपल और स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन फंक्शन। सो लोग ये कहना है अगर हमें वी हैव टू मेंटेन अवर टॉप लाइन और हमें सेल्स इंक्रीज करनी है, अपने ग्रोथ करनी है, तो वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन फंक्शन। दूसरा वजह ये हुई। तीसरी हो गई कि पाकिस्तान जैसी कंट्रीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही हैं और हमारी मैच्योरिटी अभी लो है सप्लाई चेन की, तो देयर इज अ लॉट मोर जॉब्स देन इट यूज्ड टू बी 10 years or 5 years ago। सही। अच्छा मुदस्सिर, मुझे ये बताएं कि अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होना शुरू हो गई हैं, और मतलब जाहिर सी बात है कि अगर चीज़ ऑनलाइन होना शुरू हो गई, ई कॉमर्स की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान चला गया, तो उसमें सप्लाई चेन का क्या किरदार है? अच्छा, मैं ऑनलाइन के जवाब देने से पहले मैं एक और थोड़ा सा बात कंप्लीट करूं। जी। जो आपने शुरू में बात करी थी कि यंग फोक्स की के कैरियर, मैं ये कहता हूँ उस वक्त आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री मतलब ग्लोबली तकरीबन 17 साल से। इस वक्त जो हम लोग कहते हैं कि यार कोई ऐसा कैरियर अपॉर्चुनिटी बताओ जिसमें हम पैसे ज्यादा बना सकें, मैं ये कहता हूँ सप्लाई चेन इज अ ग्रेट कैरियर चॉइस राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें बहुत सारी जॉब्स यानी 30% जॉब इंक्रीज होती है। अच्छा। दूसरा फायदा ये कि यहाँ पे पैसे अच्छे मिलते हैं, यानी आपने डिग्री करी है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लाख से 1.5 लाख रुपए बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा फायदा ये कि सप्लाई चेन जो है ना वो कूल है। कूल का मतलब क्या हुआ कि यू कैन ट्रैवल, यू कैन टॉक टू द पीपल ग्लोबली, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ता है, और उसके अलावा मतलब आप मुख्तलिफ लोगों से बात कर, सप्लाई चेन के लोग जो है फाइनेंस में भी इन्वॉल्व होते हैं, प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं, मार्केट, तो आपका बिजनेस एक्सपोजर बढ़ता है। दूसरी बात ये कि अगर आप इसकी डजंट मैटर आपकी डिग्री क्या, फाइनेंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद आप सप्लाई चेन में एंटर हो सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिश्ते अच्छे आते हैं लोगों के, ठीक है। अगर आप सप्लाई चेन में काम करते हैं तो आपकी शादी वाली ये आपने वो चीज बताई है, अब ज्यादातर लड़के सप्लाई चेन का काम करना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं ये गारंटी देता हूँ अगर किसी ने सप्लाई चेन की डिग्री करी है और उसको कोई रिश्ता ना हो जाए तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने बोला कि जो है ई कॉमर्स, देखिए ई कॉमर्स का अगर आसान, उसके 4 स्टेप्स होते हैं ई कॉमर्स में। ऑर्डर ऑनलाइन, ठीक है, पेमेंट आप ऑनलाइन करें, फिर इन्वेंट्री उसकी देखें और उसके बाद ट्रैकिंग।
लास्ट 2 हिस्से हैं ना ई कॉमर्स के कि इन्वेंट्री देखना और उसकी शिपमेंट ट्रैकिंग, ये सप्लाई चेन के जुमरे में आती है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि अभी पाकिस्तान में जितने भी बिजनेस है और माशाल्लाह हमारी जो स्मॉल मीडियम साइज इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है, वो उसमें बहुत पोटेंशियल है। तो उनको मैं ये बोलता हूं कि आप पूरे पाकिस्तान में या ग्लोबली अपने शॉप्स नहीं खोल सकते, लेकिन इफ यू पुट अ ई कॉमर्स स्टोर रिलेटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और इवन रिटेल शॉप जो आपने खोली हुई है, तो आप जो है कहीं भी शिप कर सकते हैं। सिर्फ आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना और वो बहुत आसान हो गया बनाना। अब वो कॉमर्स के जरिए बिग कॉमर्स, शॉपिफाई, बड़े सस्ते सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। मतलब कराची में इतने लड़के बैठे हुए पूरे पाकिस्तान में सस्ते में आपको ई कॉमर्स स्टोर बना के दे सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं इफ यू आर अ टेक सेवी। तो उसमें फिर अब ये हो सकता है कि आप बेटर कस्टमर सर्विस दे सकते हैं, आप ग्लोबली आप शिप कर सकते हैं, क्योंकि इतनी लॉजिस्टिक्स कंपनी है तो ग्रोथ के तो क्या होगा, आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन गिव अ बेटर कस्टमर सर्विस, यानी किसी ने आपको चैट मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया, आपने फौरन जवाब कर दिया। तो इसमें दैट्स व्हाई ई कॉमर्स इज ग्लोबली ग्रोइंग एवरी ईयर। कोविड में क्या हुआ, जितनी भी कंपनी ई कॉमर्स कंपनी थी सिर्फ उनके शेयर प्राइस ऊपर गए, यू नो अमेज़न के, और बाकी सबके नीचे आए। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, अगर आप फिजिकल स्टोर होगा, आपके पास लिमिटेड जगह है, आप चीजें रख सकते हैं। ई कॉमर्स स्टोर में आप कितनी भी प्रोडक्ट्स रखें, किसी ने आपको मना थोड़ी किया, बिकॉज यू आर नॉट ऑन द फिजिकल स्पेस। लास्ट पॉइंट, Amazon, if you believe about Amazon, दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेयर, they have 350 million product. You know, they sell it on their website. I mean, that's the magic of e-commerce. सही। अच्छा, तो मुदस्सिर मुझे ये लास्ट में बताएं कि सप्लाई चेन का कोर्स जो है वो कौन कर सकता है और कैसे, कि लाइक अगर कोई चाहता है जी कि वो सप्लाई चेन से जुड़ जाए, तो वो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? बहुत आसान है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हो गई ये कोर्सेज कराना है, वो हमने क्या किया, हमारा जो कंपनी है यही हमारा मकसद है। हम जो है दुनिया भर में, स्पेशली पाकिस्तान में इजीली और फ्री में ये सप्लाई चेन की तालीम देना चाह रहे हैं। हमने 200 से ज्यादा कंटेंट लिखा हुआ है जो कि फ्री में अवेलेबल है। हमारा बहुत सारे टूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं लोगों को फ्री में। तो हमारी वेबसाइट पे हम We want to basically share the love of supply chain, educate people in supply chain. तो हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज वाले भी डिग्री करा रहे हैं, तो ये भी है। और बाकी मुझसे कांटेक्ट करें and help them out. ठीक है, बेहद शुक्रिया मुदस्सिर, आप हमारे साथ मौजूद थे, कर रहे थे। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप सोचें कि जी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं, डिफरेंट चॉइसेस आपके पास होती हैं, और सोच समझ के आप डिसाइड करें कि आपने इन फ्यूचर क्या करना है।